हेलो एवरीवन, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और विदाउट कोई डिले किए हुए हम अपना जो टॉपिक है वो आज का शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियाँ। अब हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है। कौन कौन सी वो हम देखते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की एक जो गति है वो है परिभ्रमण गति। वो मैं अभी आपको बताऊंगी परिभ्रमण गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो दो प्रकार की गतियां करती है, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। ठीक है, जो परिभ्रमण गति है इसी को घूर्णन गति भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन आपके सामने करती हूँ कि जो हमारी परिभ्रमण गति है, पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है वो क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ, पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति या पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, और दूसरा पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, तो वो क्या कहलाता है, परिक्रमण गति। ठीक है, कौन सी गति कहलाती है, परिक्रमण गति। सूर्य के चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी घूमती है, जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे देखिए जो मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं तो उसी को हम मान के चलेंगे परिक्रमण गति। इसी से आप याद रखना है। ठीक है, तो सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, क्या कहलाता है, परिक्रमण गति। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिभ्रमण। ठीक है, या फिर घूर्णन गति भी इसको कहते हैं। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ये जो कोण है यहाँ पे 23.5 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अब जो हमारी पृथ्वी है रोटेट कैसे करती, कैसे घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में, मतलब इस तरह से घूमती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में तो घूमती है। ठीक है, अब पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व मतलब घूर्णन गति के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के घूर्णन परिभ्रमण गति से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले पृथ्वी की परिभ्रमण जो गति है इसके कारण दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं, दिन रात। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों तरफ घूमने से क्या होता है, दिन रात बनते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मौसम परिवर्तन होता है। नंबर 3, जो हमारा समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है उसकी आवृत्ति इसी से डिसाइड होती है। ठीक है, ज्वार भाटे की जो आवृत्ति है, ज्वार भाटे की आवृत्ति, और जो हमारी पवने हैं, पवनों का विक्षेप जो है वो भी किसके कारण होता है, परिभ्रमण गति के कारण। नंबर 4, पवनों का विक्षेपण, पवनों का विक्षेपण भी किसके कारण होता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अब देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी का पर दिन रात कैसे बनते हैं। देखिए हमारे
हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी बताया मैंने, 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, ठीक है। और ये है सन, ठीक है। जो हमारा सन है, सन के सामने जो पृथ्वी का भाग रहता है वो क्या होता है, उधर क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। और इसके अपोजिट, ठीक है, जो भाग सूर्य की रोशनी के पीछे रह जाता है, अपोजिट साइड होता है, वहां क्या होगा, रात होगी, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी कारण जो दिन रात है वो क्या होंगे, विभिन्न स्थानों पर जो दिन रात की अवधि है वो कैसी होगी, असमान होगी। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो दिन और रात की स्थिति बराबर होती, ठीक है, अलग अलग अक्षांशों पे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो दिन रात की स्थिति है वो क्या 12-12 घंटे की है, जबकि अगर ध्रुव पर जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, घटाव बढ़ाव होता रहता है, ठीक है। तो जो वृत्त, कौन सा वृत्त जो दिन रात को अलग करता है, दिन और रात की स्थिति को अलग करने वाला जो वृत्त है वो वृत्त क्या कहलाता है, प्रदीप्तमान वृत्त, प्रदीप्तमान वृत्त, ठीक है। आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि दिन और रात को जो अलग करने वाला वृत्त है वो वृत्त क्या कहलाता है, प्रदीप्तमान वृत्त, ठीक है। मौसम परिवर्तन, इसी से पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ही मौसम परिवर्तन होता है। और ज्वार भाटा की आवृत्ति है वो भी इसी के कारण होती है, किसके कारण, परिभ्रमण गति। हमारे जो विभिन्न खगोलीय पिंड है, सूर्य है, ये सारे जो हमारे ग्रह है वो हमें घूमते हुए क्यों दिखाई देते हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ही, ठीक है। हमारी जो पवन है, ठीक है, पवनों का विक्षेपण, हमने जब पवनों का टॉपिक किया तो हमने देखा था कि जो पवने हैं, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर विभिन्न पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ही हमने धाराएं भी पढ़ी थी, जो पवने हैं वो कोरियोलिस बल के इफेक्ट के कारण कहां, अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। जो कोरियोलिस बल है उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी दाईं तरफ, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है ना। हमने जब धाराएं पढ़ा, अटलांटिक महासागर की धाराएं, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो हमारी धाराएं हैं वो क्या होंगी, पवनें जो चलती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में तो अपने दाईं तरफ मुड़ जाएंगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। किस इफेक्ट के कारण, कोरियोलिस बल। देखिए अगर कोरियोलिस बल आप लोगों से पूछा जाए कि कोरियोलिस जो बल है सर्वाधिक कहां पर होता है, तो सर्वाधिक जो कोरियोलिस बल है वो कहां पे होता है, ध्रुव पर होता है। अगर सबसे कम कोरियोलिस बल की बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस बल है वो लगभग 0 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है डोलड्रम की स्थिति होती है 0 से 5 डिग्री पर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की, और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371, और पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, और इसी काल को नक्षत्र दिवस कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नक्षत्र दिवस क्या होता है, तो ये जो नक्षत्र दिवस है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं नक्षत्र दिवस। और आप लोगों से पूछा जाए कि सौर दिवस है वो कितने घंटे का होता है, तो सौर दिवस हमारा 24 घंटे का होता है, ठीक है। सौर दिवस कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का, ठीक है। ये था हमारा परिभ्रमण गति। इसी के साथ हम बात करते हैं परिक्रमण गति की। अगर पूछा जाए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो घूर्णन, औसत जो घूर्णन गति है वो कितनी है, पृथ्वी की औसत घूर्णन गति जो है वो है 1670 किलोमीटर, ठीक है।
करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति की। कौन सी गति की? परिक्रमण। मैंने बताया परिक्रमण गति कौन सी होती है? परिक्रमण मतलब परिक्रमा से हम ले लेते हैं, ठीक है। परिक्रमा मतलब किसी चीज के चारों तरफ घूमना। तो हमारी जो पृथ्वी है वो किसके चारों तरफ घूमती है? सूर्य के चारों तरफ, और उसी गति को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। अब ये जो परिक्रमण गति है या जो वार्षिक गति है, इसी वार्षिक गति के से क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहली बात, ऋतु परिवर्तन होगा। क्या होगा? ऋतु परिवर्तन, ठीक है। और हमारे जो वर्ष है, वर्षों का निर्माण होता है। हमारी जो पृथ्वी है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। इसको हम 365, देखिए यहाँ पे नियर अबाउट हमारे जो 6 घंटे हो जाते हैं, और 6 घंटे हमारी जो 1 डिग्री है उस पर 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। तो हमारी जो ये 6 घंटे है, ठीक है, 6 घंटे में हमारा जो 4 से इसको 4 मिनट, तो ये हो गया है हमारा 24 घंटे। मतलब एक दिन हर 4 साल में, ठीक है। अगर 4 साल की बात करें, 6 घंटे हर साल, तो 4 साल में 24 घंटे, मतलब हर 4 साल के बाद क्या होगा? हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। और इसी के साथ जो हमारा हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ने से, जिसको हमने क्या नाम दिया? लीप ईयर, है ना। 4 साल के बाद ही तो लीप ईयर आता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी फरवरी है वो 29 डेज की होती है, ठीक है। ये है हमारा परिक्रमण काल कि पृथ्वी अपना जो सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर का कितने दिन में पूरा करती है, ठीक है। अब ये जो ऋतु परिवर्तन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अब हम एक फिगर के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार अपनी पृथ्वी जो है वो घूमती है। इससे पहले मैं बता दूं, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाती है, ठीक है। ये हमारी जो पृथ्वी है, सॉरी ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी है पृथ्वी। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। देखिए अगर आपको ये फिगर समझ आ जाता है तो आपके लिए ये चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये एक फिगर आपको समझ आना चाहिए, आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही कर्क रेखा, यहाँ पे जो हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हमारी मकर रेखा। ऐसे ही यहाँ पे कर्क रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां हम देख रहे हैं। कर्क रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है? घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी की गति क्या रहेगी? ये रहेगी,
विषु है, विषु में क्या होगा, भूमध्य रेखा पर सन की जो लाइट है वो लंबवत रूप से पड़ेगी और दोनों गोलार्धों में दिन रात की स्थिति जो है वो बराबर होगी। इसी को बोलते हैं विषु या फिर इक्विनॉक्स, ठीक है। दिनों रात की स्थिति क्या होगी, बराबर होगी। तो ये स्थिति कब होती है, एक तो होती है 21 मार्च को, दूसरा यही स्थिति सन जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत रूप से कब चमकता है, 23 सितंबर को। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति होती है कि भूमध्य रेखा पर सन की जो लाइट है वो लंबवत रूप से पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को वसंत विषु, जबकि 23 सितंबर को शरद विषु। 23 सितंबर को शरद विषु होता है, ठीक है। ये तो था हमारा जब सन भूमध्य रेखा पर चमकेगा। कब कब चमकेगा, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सन है वो यहां से चला, ठीक है, 21 मार्च। मार्च के बाद जो है सन कहां पे चमकेगा, ये जो मार्च है, मार्च के बाद जो हमारा सन है, 21 मार्च के बाद हमारा सन जो है वो कहां पे चमकेगा, सीधे कर्क रेखा पर, ठीक है। कहां पे, कर्क रेखा पर। ये हमारी क्या है, कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा पर ये कब चमकता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो लंबवत कब चमकेगा। तो कर्क रेखा पे सबसे जो लंबवत स्थिति है वो कब होगी, 21 जून, ठीक है। मार्च 21 मार्च के बाद जो है सन कहां पे चमकेगा, कर्क रेखा पर चमकेगा, ठीक है। कब चमकेगा, 21 जून को चमकेगा। अब 21 जून को, क्योंकि जो सन है, सन की लाइट सीधे कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकती है, तो यहाँ पे कौन सी ऋतु चलेगी हमारी, ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे होगी। और जो हमारा सबसे बड़ा दिन है किसका, जो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है वो भी हमारा क्या होगा, 21 जून, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 21 जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को होगा। इसके अपोजिट अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो सबसे छोटा दिन कब होगा, 21 जून को ही होगा। क्योंकि सन तो सीधा कहाँ चमक रहा है, कर्क रेखा पर चमक रहा है, तो सबसे बड़ा दिन में क्या कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में। जबकि मकर रेखा पर इसकी जो किरणें हैं बहुत कम पहुंचती है, तो यहाँ पे जो है शीत ऋतु उस टाइम पे होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटा दिन 21 जून को होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ग्रीष्म आयनात, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ग्रीष्म आयनात भी हमारा जो सन है वो सीधे कर्क रेखा पर चमकता है, तो उसको बोलते हैं ग्रीष्म आयनात। इसके बाद देखिए जो हमारा सन है वो मकर रेखा पर, सूर्य की स्थिति कहाँ होगी, मकर रेखा पर। अब जो हमारा सन है वो मकर रेखा पर कब, दक्षिणायन उसकी स्थिति जो है वो कब होती है, 22 दिसंबर। अब आप लोगों से पूछा जाए कि जो हमारा मकर रेखा है, मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर, है ना। और सबसे छोटा दिन जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। यही स्थिति तो यहीं पे, यहाँ हमने देखी कर्क रेखा पर सूर्य क्या था, चमक रहा था, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन हो गया है। इसके अपोजिट जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे सबसे छोटा दिन होगा। ऐसे ही हमारा जो सन है वो मकर रेखा पर चमकता है, तो मकर रेखा पर कब चमकता है, 22 दिसंबर को। जो अब 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन होगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां सूर्य की चारों तरफ वो जब घूमती है, ठीक है। इसी को हम एक छोटे से आसान तरीके से और देखते हैं। अगर ये आपको फिगर समझ आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ आया तो इसके बाद मैं एक और आपको एक फिगर समझ
देती हूँ, उसी के साथ आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी है पृथ्वी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा। ठीक है, अभी मैंने आपको जो फिगर समझाया वही बात बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारा सन है 21 मार्च को, जो सन है, सन की स्थिति कहाँ बताई मैंने? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, जो सन है, सन की स्थिति 21 मार्च को कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर, जिसको मैंने क्या कहा? ग्रीष्म विषुवल जो है वो हमने इसको कहा। अब देखिए 21 मार्च के बाद जो सन है वो कहाँ पे? उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उत्तरायण होने के बाद 21 जून को, कब? 21 जून को जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति कहाँ होगी? कर्क रेखा पर। अब देखिए, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर है तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का कौन सा होगा? 21 जून होगा। जबकि अगर बात करूं कि मकर रेखा, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारा सबसे छोटा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मैंने आपको बताया था, 0 डिग्री हमारी भूमध्य रेखा से ऊपरी भाग जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब 21 जून के बाद जो सन की स्थिति है वो कहाँ आती है? फिर से भूमध्य रेखा पर। कब? 23 सितंबर को। ठीक है, अब मैंने बताया कि सन की स्थिति जो है भूमध्य रेखा पर 2 ही बार होती है वर्ष में। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, अब 23 सितंबर को भूमध्य रेखा, ये हमारा कौन सा था? ग्रीष्म विषु, ये हमारा शरद विषु। विषु मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब 23 सितंबर के बाद जो हमारा सन है वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है और 22 दिसंबर को, कब? डेट आपको याद रखनी है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो सन की स्थिति है वो मकर रेखा पर होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो सन है 22 दिसंबर, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। और इसी के अपोजिट आप लोगों से पूछा जाए कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा? कब होगा? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। और मकर रेखा पर सूर्य लंबवत रूप से कब चमकता है? 22 दिसंबर को। इसके बाद जो सन है फिर से क्या करता है? 21 मार्च को फिर से इसकी स्थिति कहाँ चली जाती है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की 2 तरह की और स्थितियां हम देखते हैं। एक तो है अपसौर और एक उपसौर। मैंने अभी आपको बताया जो हमारी पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार रूप में सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, किस तरह से? इस तरह से, इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। ये हमारा है सन। ठीक है, अब देखिए, एक तो हमारी पृथ्वी यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हम देख पा रहे होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक बार तो सन के पास आ रही है और एक बार दूर जा रही है ना? एक बार तो कहाँ आ रही है? पास आ रही है। एक बार कहाँ जा रही है? दूर जा रही है। तो जो सन की जो अधिकतम दूरी, सन से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अपसौर। ध्यान रखना, अपसौर। और ये स्थिति जो है अपसौर की स्थिति में जो सन और अर्थ की जो औसतन दूरी है वो कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना, 2 करोड़। अब देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सन और अर्थ के बीच की स्थिति क्या होगी? बीच की जो दूरी है वो कम होगी। जो
न्यूनतम जब होती है उस स्थिति को बोलते हैं ठीक है। सन और अर्थ के बीच की जो स्थिति है वो क्या होगी, उपसौर, ठीक है। और ये जो स्थिति है सन और अर्थ के बीच की जो न्यूनतम दूरी, इस टाइम पे जो दूरी है वो कितनी होगी, 14.7 करोड़, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए अपसोर मतलब सन की अधिकतम दूरी, ये कब होगी, ठीक है। सूर्य जो है वो अर्थ से सर्वाधिक दूरी पर कब होगा, सर्वाधिक दूरी कब होगी, ठीक है। सर्वाधिक दूरी होगी हमारी 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और सबसे निकटतम स्थिति कब होगी, 3 जनवरी को। ये डेट आपको याद रखनी। उपसौर की जो स्थिति है वो 3 जनवरी को होती है और अपसौर की स्थिति जो है वो 4 जुलाई को होती है। ये थी हमारी पृथ्वी की गतियां। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं आप इसको अब बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।